Welcome to the class of stock market operations. पिछले कुछ classes में we had discussed about the primary markets, secondary markets, and then in the third lecture we had discussed about Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. आज का हमारा टॉपिक है डिपॉजिटरी सिस्टम। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट सम बैकग्राउंड। एक बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये पता चले कि डिपॉजिटरी सिस्टम ज़रूरी क्यों था। सो कैपिटल मार्केट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी कि मैनुअल एंड पेपर बेस्ड सेटलमेंट सिस्टम था। तो जो भी शेयर्स या सिक्योरिटीज ट्रांसफ़र होती थी वो बाय वे ऑफ पेपर एक फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफ़र की जाती थी। जो फिजिकल डिलीवरी था स्क्रिप्ट्स था, स्क्रिप्ट्स का व्हाट इज अ स्क्रिप्ट? स्क्रिप्ट इज अ सर्टिफिकेट, a physical certificate of shares or debentures or other securities का जो फिजिकल फॉर्म होता है सर्टिफिकेट का उसे आप स्क्रिप्ट कहते हैं। तो जब स्क्रिप्ट्स को फिजिकली सेलर से बायर को ट्रांसफ़र किया जाता था तो कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती थी, किसे? परचेजर्स को एज वेल एज सेलर को। और वो प्रॉब्लम्स क्या थी कि एक तो सेटलमेंट में डिले होता था, दूसरा जो ट्रांजैक्शंस की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती थी क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के लिए आपको प्रॉपर वर्कफोर्स चाहिए, मैन पावर चाहिए, और इस वजह से जो ट्रांजैक्शंस की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती थी। बैड डिलीवरीज, व्हाट इज़ अ बैड डिलीवरी? पेपर वर्क में कुछ ना कुछ क्लरिकल मिस्टेक या फॉल्टी वर्क या फिर सिग्नेचर्स का मिसमैच हो जाने की वजह से बैड डिलीवरीज हो जाती थी। थेफ्ट एंड म्यूटिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स या तो चोरी हो जाते थे या फिर उनके साथ छेड़छाड़ की जाती थी। और क्योंकि जो स्टॉक एक्सचेंज में वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस इंक्रीज हो रहा था, इस वजह से वॉल्यूम ऑफ पेपर भी इंक्रीज होता जा रहा था। ओके, सो इस वजह से हमें ज़रूरत पड़ी कि हम मैनुअल सिस्टम से अब नॉन मैनुअल सिस्टम पे या फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम पर शिफ्ट हो जाएं, जहां पर जो स्क्रिप्ट्स हैं, जो सिक्योरिटीज़ हैं, उनको बाय वे ऑफ स्क्रिप्ट ट्रांसफ़र ना किया जाए बल्कि बाय वे ऑफ डीमैट अकाउंट ट्रांसफ़र किया जाए। ओके, सो तब ज़रूरत पड़ी कि डिपॉजिटरी सिस्टम की। इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो पुराना ट्रेडिशनल सेटलमेंट सिस्टम था या फिर फिजिकल डिलीवरी सिस्टम था उसके डिसएडवांटेजेस या फिर शॉर्टकमिंग्स क्या थे। तो दीज वर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द ट्रेडिशनल सिस्टम। जो पुराना सिस्टम था उसमें ये सब फॉल्ट्स थे। तो ये आपको शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है दिस क्वेश्चन। तो ये सब प्रॉब्लम्स थी। अब देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो वो जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसमें हमने देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, फिजिकल सर्टिफिकेट्स को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। सो इसीलिए पेपर वर्क को एलिमिनेट करने के लिए, पेपर वर्क को ख़त्म करने के लिए और स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करने के लिए। स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग क्या होता है? बिना स्क्रिप्ट की ट्रेडिंग। बिना स्क्रिप्ट मतलब बिना पेपर की ट्रेडिंग। स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री ऑफ द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। स्क्रिप्टलेस सिस्टम में क्या है कि जो भी आपकी स्क्रिप्ट ट्रांसफर हो रही हैं दैट विल बी ट्रेडेड बाय वे ऑफ बुक एंट्री। जो भी आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं वो बुक एंट्री के जरिए रिकॉर्ड की जाएंगी। ठीक है, कोई हार्ड कॉपी या किसी पेपर या किसी स्क्रिप्ट के थ्रू आप बाइंग या सेलिंग नहीं कर रहे। जो भी आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री होगी, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट्स में होता है। क्या होता है बैंक अकाउंट में? आपका जो करेंसी है, करेंसी का आदान प्रदान नहीं होता। जो भी आपका अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में डिजिटली दिखाई देता है। बिल्कुल उसी तरीके से जब भी आप सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग करेंगे तो कोई फिजिकल सिक्योरिटी की आप बाइंग एंड सेलिंग नहीं करोगे। जो भी एंट्री होगी वो बुक एंट्री के, इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री के थ्रू हो जाएगी। शॉर्टन सेटलमेंट पीरियड्स, क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है यहाँ पर, तो जो सेटलमेंट पीरियड है वो भी कम हो जाएगा एंड स्टॉक मार्केट में जो तरलता है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व हो जाएगी। सो ये सब
उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, ये सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन हमें कौन प्रोवाइड करता है, डिपॉजिटरी सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिसे आप स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम भी कहते हैं। और मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, व्हाट इज स्क्रिप्टलेस। स्क्रिप्टलेस मतलब कि आप फिजिकल सर्टिफिकेट्स के थ्रू काम नहीं कर रहे, जो भी काम हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली बुक एंट्रीज के थ्रू हो रहा है। सो इन एट ये जो पॉइंट्स हैं, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम या फिर एडवांटेजेस ऑफ स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम। सो इट वॉज नेसेसरी टू रिप्लेस द ओल्ड सिस्टम ऑफ ट्रांसफर, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो है स्टॉक मार्केट्स में दैट इज गेटिंग इंक्रीज्ड, इसीलिए ये ज़रूरी था कि ओल्ड सिस्टम को रिप्लेस करके न्यू सिस्टम लाया जाए, और इस न्यू सिस्टम को कहते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम। सो डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है? डिपॉजिटरी सिस्टम इज अ सिस्टम whereby the transfer and settlement of scripts, जो भी सेटलमेंट एंड ट्रांसफर, जो स्क्रिप्ट्स हैं जो ट्रांसफर हो रही हैं और उनकी जो सेटलमेंट है, that does not take place through traditional methods of transfer deeds। अब ट्रांसफर डीड्स नहीं बनाई जा रही, स्क्रिप्ट्स का फिजिकल ट्रांसफर नहीं हो रहा, बट थ्रू द मॉडर्न सिस्टम ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बाय बुक एंट्री। जो स्क्रिप्ट्स हैं उसको ट्रांसफर किया जा रहा है, कैसे? बुक एंट्री के थ्रू। जो ओनरशिप है, जो स्वामित्व है सिक्योरिटीज का, वो ट्रांसफर हो रहा है नॉट बाय वे ऑफ फिजिकल ट्रांसफर ऑफ स्क्रिप्ट्स, बल्कि बाय मॉडर्न सिस्टम। और वो मॉडर्न सिस्टम क्या है? डिजिटल एंट्री, बुक एंट्री विदाउट द फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्क्रिप्ट्स। इस सिस्टम को आप कहते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम। तो आप डिपॉजिटरी सिस्टम को बैंकिंग सिस्टम के साथ रिलेट कर सकते हैं कि जैसे आपके बैंक में जब मनी क्रेडिट होता है तो आपको दिखाई नहीं देता, आप एक्चुअली में मनी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको डिजिटली अमाउंट दिखाई देता है कि इतना बैलेंस क्रेडिट हो गया, इतना बैलेंस डेबिट हो गया है, लेकिन एक्चुअल करेंसी की मूवमेंट नहीं होती है। उसी तरीके से डिपॉजिटरी सिस्टम में भी जो शेयर सर्टिफिकेट है, सिक्योरिटीज का सर्टिफिकेट है, उसका फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बल्कि सिर्फ बुक एंट्री के थ्रू डिजिटली जो सिक्योरिटीज हैं उसका ट्रांसफर हो रहा है। फाइन। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो डिपॉजिटरी सिस्टम है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, उसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कौन होते हैं। सो वी हैव 4 पार्टिसिपेंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, जिसमें फर्स्ट आता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, सेकेंड इज द बेनिफिशियल ओनर जिसे आप इन्वेस्टर भी कहते हैं, थर्ड वन इज द इशूअर एंड फोर्थ वन इज द डिपॉजिटरी। एक एक करके इन चारों कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। So the first constituent of a depository system is a depository participant, जिसे हम short form में DP कहते हैं। So depository participant acts like a agent of depository. So जो investor है वो directly depository के साथ in touch नहीं आता। Investor जो है वो depository participant के पास अपना account open करवाता है। So depository के जो agents होते हैं उन एजेंट्स को आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहते हैं। द इन्वेस्टर हैज टू ओपन एन अकाउंट विद द डीपी। तो जिस तरीके से आप बैंक में जाकर बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं, जस्ट लाइक दैट आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है विद अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। सो अगर इन्वेस्टर ट्रेडिंग करना चाहता है, बाइंग एंड सेलिंग करना चाहता है सिक्योरिटीज में, सो उसको पहला काम क्या करना है, उसको अपना अकाउंट ओपन करवाना है विद अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है दैट एक्ट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन अ डिपॉजिटरी एंड बेनिफिशियल ओनर्स। सो डिपॉजिटरी और बेनिफिशियल ओनर के बीच में लिंक क्रिएट करता है कौन? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास हर बेनिफिशियल ओनर, या फिर जिसे आप इन्वेस्टर कहते हैं सिंपल टर्म्स में, हर बेनिफिशियल ओनर या फिर इन्वेस्टर का अकाउंट मेंटेन होता है, इसीलिए उसके पास उस इन्वेस्टर की हर एक बुक एंट्री, हर एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहता है। डिपॉजिटरी हो या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हो, दोनों को ही सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना है। Investor can select any DP to open a demat account
इन्वेस्टर किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकता है। डिपॉजिटरी कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी बैंक या फिर स्टॉक ब्रोकर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हो सकते हैं। मैंने आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं आपकी रेफरेंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल केनरा बैंक, ICICI बैंक, SBI, HDFC, रेलिकेयर ब्रोकिंग, जीरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड, ये सब बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड स्टॉक ब्रोकर्स इस लिस्ट में आते हैं। किस लिस्ट में? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के लिस्ट में आते हैं। इनके पास जाकर अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं एज एन इन्वेस्टर, आप इनके पास अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब अगर हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की बात करें तो हर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होता है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? ये कुछ रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली किसी पर्सन को चलना होता है। ऐसे रूल्स, ऐसे लॉज जो फॉलो करने पड़ते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, उसे आप कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। सो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होता है, और ये कोड ऑफ कंडक्ट किसने इशू किया है? दिस इज इशूड बाय सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो every depository participant has to abide, has to follow this code of conduct. तो इस कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी। द फर्स्ट पॉइंट इज द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट शुड मेक ऑल एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। निवेशकों के हित के लिए जो कुछ भी हो सके वो सब चीजें उनके हित के लिए, उनके हितों को की रक्षा करने के लिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को करनी है। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हर वो एफर्ट्स करेंगे जिससे कि निवेशकों के हितों की सुरक्षा की जा सके। सेकेंड इज डीपी शैल रेंडर बेस्ट पॉसिबल एडवाइस टू द क्लाइंट्स। जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स कौन है? वो बेनिफिशियल ओनर्स, वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाया है। सो अपने क्लाइंट्स को बेस्ट पॉसिबल एडवाइस, बेस्ट पॉसिबल राय देना सुनिश्चित करेंगे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। It ensures that all professional dealings are done in a prompt, effective and efficient manner. जो भी निवेशकों के बिहाफ पर जो भी डीलिंग्स करनी है उनको जल्द से जल्द, प्रॉम्प्ट तरीके से, इफेक्टिव असरदार तरीके से और एफिशिएंट क्षमता से पूरा करेंगे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। Ensure that inquiries from clients are adequately dealt with. जो भी क्लाइंट से, जिन लोगों ने अकाउंट खुलवाया है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास, अगर उनकी कोई क्वेरीज हैं, कुछ इंक्वायर करना चाहते हैं वो, तो उन इंक्वायरीज का सही तरीके से जवाब देना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का फर्ज है। Grievances of investors are redressed without any delay. अगर इन्वेस्टर्स के कुछ ग्रीवियंसेस हैं, कोई शिकायत है, तो उसको प्रॉपर तरीके से बिना किसी देरी के रिड्रेस करना, उनको सॉल्व करना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। DP should be prompt in opening an account. अगर कोई इन्वेस्टर उनके पास अकाउंट ओपन करवाने के लिए आता है तो उसका अकाउंट जल्द से जल्द खोला जाए। डिस्पैच ऑफ डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। अगर किसी इन्वेस्टर के पास कोई फिजिकल सर्टिफिकेट है जिसको वो डीमैट करवाना चाहता है, दैट मीन्स उसको फिजिकल फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करवाना चाहता है, तो उससे डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म लेना। रीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, नाउ डीमैट का ऑपोजिट है रीमटेरियलाइजेशन। अगर आप अपने डिजिटल सिक्योरिटी को फिजिकल सिक्योरिटी में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को आप रीमटेरियलाइजेशन कहते हैं। ओके, तो अगर आप अपनी डिजिटल सिक्योरिटी को फिजिकल सिक्योरिटी में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्म फिल करना होता है जिसे आप रीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म कहते हैं। सो अगर आप रीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म देते हैं तो उसके ऊपर जल्दी से जल्दी काम करना,
एंड इन ऑल अदर एक्टिविटीज ऑन बिहाफ ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स, और जो भी बेनिफिशियल ओनर्स या फिर इन्वेस्टर्स जो भी एक्टिविटीज कहते हैं उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करना, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, क्या है? डीपी शुड बी प्रॉम्प्ट इन ओपनिंग एन अकाउंट ओपन करवाना। दूसरा, अगर आप डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म देते हैं, व्हाट इज डीमटेरियलाइजेशन? अगर आप अपनी फिजिकल सिक्योरिटी को डिजिटल सिक्योरिटी में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं या फिर उसको रीमटेरियलाइज करवाना चाहते हैं, अगर आप डिजिटल सिक्योरिटी को फिजिकल सिक्योरिटी में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो आप रीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म देंगे, या फिर बेनिफिशियल ओनर्स की या फिर क्लाइंट्स की किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटीज हैं उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करना इज a responsibility of depository participant. A DP shall resolve all the complaints against it. अगर डीपी के खिलाफ किसी ने कोई कंप्लेंट करी है या फिर डीपी जिस तरीके से काम कर रही है उनकी एक्टिविटीज से रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट है, डीपी के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट है या फिर डीपी की एक्टिविटीज के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट है, तो उसको डीपी रिजॉल्व करे as quickly as possible, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। A DP shall not increase fee for services without proper advance notice to the clients. अगर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अपनी फीस इंक्रीज करना चाहता है तो उसके लिए उसे प्रॉपर नोटिस देना होगा क्लाइंट्स को। विदाउट गिविंग एनी प्रॉपर नोटिस, उनको बिना बताए आप फीस इंक्रीज नहीं कर सकते। दिस इज अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। A DP shall not indulge in any unfair competition. गलत तरीके से किया गया जो कंपटीशन है उसमें डीपी इन्वॉल्व नहीं होगी। डीपी शैल नॉट मेक एनी एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, बढ़ा चढ़ाकर कोई स्टेटमेंट बताना अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में कि हम तो बहुत अच्छा काम करते हैं, फिर हम बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बढ़ा चढ़ाकर ऐसी स्टेटमेंट्स बोलना ताकि आप क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सको, ये सब चीज़ें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट्स यहाँ पर है। अभी हम फर्दर पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे अबाउट द कोड ऑफ कंडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इन कोड ऑफ कंडक्ट इज a DP shall not disclose the information about its clients to other clients. आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसे किसी और क्लाइंट के पास रिवील नहीं करना है, और अगर करना है तो जिस क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को रिवील करना है उस क्लाइंट से प्रॉपर अप्रूवल लेना है। तो बिना क्लाइंट की जानकारी के क्लाइंट के बारे में किसी को भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। दिस इज अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डीपी। A DP shall cooperate with SEBI as and when required. क्योंकि सेबी ये कोड ऑफ कंडक्ट इशू कर रहा है और ऑल द टाइम जो सेबी है वो रेगुलेट करता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को, इसीलिए डीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेबी के साथ कोऑपरेट करे जैसे जब एंड जिस हिसाब से सेबी चाहता है। The DP shall comply with the award of ombudsman. Now, what is ombudsman? Ombudsman एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप ombudsman में जाकर आप अपनी शिकायतों का समाधान करवा सकते हो। ये प्रोसेस होता है ombudsman का। सो अगर ombudsman ने कोई अवार्ड दिया है, व्हाट इज एन अवार्ड? अवार्ड मतलब किसी भी तरह की जो जजमेंट है, ऑम्बड्समैन के द्वारा दी गई जजमेंट को, ऑम्बड्समैन द्वारा दिए गए अवार्ड को कंप्लाई करना, उसका अनुपालन करना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। A DP shall not make any untrue statement or suppress any material fact. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कोई भी झूठी स्टेटमेंट, कोई झूठा बयान नहीं दे सकता। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन को सप्रेस नहीं कर सकता, दबा नहीं सकता जो कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य है। किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाना, उसे दबाना, किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट में या किसी भी प्रकार की रिपोर्ट में जो कि सेबी को दी जा रही है, उसमें ऐसा कुछ भी अगर डीपी करता है तो उसकी मनाही है। तो जो डीपी है वो ना ही कोई झूठा बयान देगा,
ना ही डीपी किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को दबाएगा, उसको सप्रेस नहीं कर सकता। A DP shall not fail or refuse to submit to SEBI such books, documents, papers as and when demanded. SEBI जिस हिसाब से जैसे जो भी बुक्स, डॉक्यूमेंट्स या पेपर्स मांगता है उसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को देना है, सबमिट करना है, सेबी के साथ कोऑपरेट करना है। A DP shall follow maker-checker concept in all activities to check unauthorized transaction. Now maker-checker concept क्या होता है? मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है जो कि मैंने क्रिएट करी है, तो वो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन मैं ही कंप्लीट नहीं करूँगी, उस ट्रांजैक्शन को कई हाथों से गुजरना होगा, कई हैंड से गुजरना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंक में जाते हो तो आपने देखा होगा कि जब भी आप मान लीजिए डिमांड ड्राफ्ट बनवा रहे हैं, तो वो डिमांड ड्राफ्ट कोई एक पर्सन नहीं बनाता, उसको उसके ऊपर कई लोगों के सिग्नेचर्स होते हैं, कई हैंड से निकल के वो ट्रांजैक्शन निकलती है, तब जाकर आपका डिमांड ड्राफ्ट बन के तैयार होता है। दिस इज अ मेकर चेकर कंसेप्ट कि अगर कोई ट्रांजैक्शन मुझसे स्टार्ट हुई है तो उसको जो नेक्स्ट पर्सन है वो उसको चेक करेगा, फिर उससे नेक्स्ट पर्सन उसको और ज़्यादा चेक करेगा। तो जो मेकर चेकर कंसेप्ट है, इससे क्या होगा, जो अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो गलत ट्रांजैक्शंस होती हैं, उससे बचा जा सकता है। सो ये कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है कि जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो मेकर चेकर कंसेप्ट को फॉलो करेगा और ट्रांजैक्शंस को अलग अलग हाथों से निकलना होगा ताकि किसी भी प्रकार की अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन को चेक किया जा सके। A depository participant shall ensure continuity, adequacy and accuracy of records. जो भी records maintain किए जा रहे हैं depository participant में, वो continuously लगातार तरीके से बनाए जाएं, adequately और सही तरीके से उनको बनाया जाए और किसी भी प्रकार का डेटा ऐसा ना हो जो कि गुम हो जाए या फिर डिस्ट्रॉय हो जाए। इसे सुनिश्चित करेगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ये इंश्योर करेगा कि जो डीपी के अंदर का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसमें वो इतना अच्छा हो, इतना स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हो जिससे कि किसी भी प्रकार की चोरी या फिर धोखाधड़ी या फिर अगर किसी भी प्रकार का प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है वो सही टाइम पर पकड़ा जा सके। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में आप ऑलरेडी ऑडिटिंग में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज एन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। सो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम संतोषजनक होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की चोरी, फ्रॉड या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को सही टाइम पर पकड़ा जा सके। ओके, सो दीज आर 18 पॉइंट्स इन कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये कोड ऑफ कंडक्ट किसने इशू किया है? दिस इज इशूड बाय सेबी। हम कर रहे हैं डिपॉजिटरी सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि डिपॉजिटरी सिस्टम में क्या सब आता है, और डिपॉजिटरी सिस्टम के फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट को हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जैसे आप डीपी कहते हैं। और जब हमने डीपी के बारे में डिस्कशन करी तो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। सो अगर आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को एक्सप्लेन करेंगे एंड देन आप उसके कोड ऑफ कंडक्ट को भी एक्सप्लेन करेंगे। नाउ the second constituent, second participant of depository system is the beneficial owner. beneficial owner कौन है? वो क्लाइंट जो कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाकर अपना अकाउंट खुलवा रहा है, दैट इज द बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर वो व्यक्ति है जिसका डिपॉजिटरी में नेम रजिस्टर्ड है, जिसका डिपॉजिटरी में नेम रिकॉर्डेड है, ऐसे व्यक्ति को आप बेनिफिशियल ओनर कहते हैं। और बेनिफिशियल ओनर इज द रियल ओनर ऑफ द सिक्योरिटीज। ये सिक्योरिटीज का असली मालिक होता है। Who has kept the securities with the depository in the form of book entry? ये वो व्यक्ति है जिसने अपनी सिक्योरिटीज को डिपॉजिटरी के पास रखा है, किस फॉर्म में? इन अ डिजिटल फॉर्म बाय वे ऑफ बुक एंट्री। ये वो बेनिफिशियल ओनर है जिसका सिक्योरिटीज को लेके सारे हक भी हैं और सारे कर्तव्य भी हैं, सारी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस बेनिफिशियल ओनर, इस व्यक्ति की होती हैं
जो भी सिक्योरिटीज के साथ एसोसिएटेड राइट्स एंड लाइबिलिटीज है। ओके, सो बेनिफिशियल ओनर इज द पर्सन जिसका नाम डिपॉजिटरी में रिकॉर्डेड होता है। डिपॉजिटरी सिस्टम का थर्ड पार्टिसिपेंट होता है इशुअर। नाउ इशुअर कौन है? इशुअर वो कंपनी है जो कि सिक्योरिटीज को इशू करती है। सो इस इशुअर कंपनी के लिए भी कुछ रेगुलेशंस हैं, और वो रेगुलेशंस हैं सेबी की रेगुलेशंस 53 से लेकर 57 तक की जो रेगुलेशंस हैं ये इशुअर के लिए हैं। क्या रेगुलेशंस हैं ये? द फर्स्ट वन इज एग्रीमेंट विद द डिपॉजिटरी। सबसे पहले जो इशुअर है जो कि अपनी सिक्योरिटीज को इशू करना चाहता है, उसे डिपॉजिटरी के साथ एक एग्रीमेंट करना होगा कि उस इशुअर को अपनी जितनी भी सिक्योरिटीज हैं वो डीमटेरियलाइज फॉर्म में इशू करनी है। तो इशुअर का एग्रीमेंट होगा किसके साथ? डिपॉजिटरी के साथ। सेकंड, शेयर रजिस्ट्री वर्क। मैटर्स जैसे कि सिक्योरिटीज का ट्रांसफर या फिर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना या फिर फिजिकल सिक्योरिटीज को हैंडल करना, ये सब कौन करता है? ये सब करेगा शेयर ट्रांसफर एजेंट। या तो इशुअर खुद करेगा। इशुअर कौन है? इशुइंग कंपनी जो सिक्योरिटीज को इशू कर रही है। तो वो कंपनी जो सिक्योरिटीज को इशू कर रही है वो खुद, या फिर उसका जो भी शेयर ट्रांसफर एजेंट होगा जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो सारा शेयर रजिस्ट्री का काम करेगा। शेयर रजिस्ट्री के काम में क्या सब आता है? सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करना, सेलर से बायर को सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करना, सारे सिक्योरिटीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना, फिजिकल सिक्योरिटीज को हैंडल करना, ये सब काम कौन करेगा? या तो इशुइंग कंपनी खुद करेगी या फिर इशुइंग कंपनी एक शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करेगी, वो ये सब शेयर रजिस्ट्री वर्क करेंगे। थर्ड इज रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस। अगर निवेशक के किसी भी प्रकार की कोई शिकायतें हैं, ग्रीवियंसेस हैं, तो उनको रिड्रेस करना है, उनका समाधान करना है विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर अंदर उनका समाधान हो जाना चाहिए। और इस बारे में डिपॉजिटरी को जानकारी दी जानी चाहिए कि ग्रीवियंस का नंबर क्या था। हर शिकायत का एक नंबर होता है, जैसे आप कंप्लेंट नंबर कहते हैं, तो जो भी कंप्लेंट नंबर है और वो ग्रीवियंस का नेचर क्या था, इस बारे में आपको डिपॉजिटरी को बताना है। किसे? इशुइंग कंपनी को। किसे बताना है? डिपॉजिटरी को बताना है। एंड नंबर ऑफ ग्रीवियंसेस पेंडिंग बिफोर इट, कितनी ग्रीवियंसेस का समाधान हो चुका है और कितनी ग्रीवियंसेस अब तक पेंडिंग है, इसकी सारी जानकारी इशुइंग कंपनी प्रॉपर टाइम पे, टाइम टू टाइम डिपॉजिटरी के पास प्रदान करेगी। नेक्स्ट इज रिकंसिलिएशन। रिकॉर्ड्स को रिकंसाइल करना, देखना कि हर कुछ टाइम के बाद रिकंसिलिएशन से हमें मिस्टेक्स पता चलती हैं, तो जो भी डीमटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज के रिकॉर्ड्स हैं और उनको एक्चुअल सिक्योरिटीज के साथ मैच करना। जो मेरे पास रजिस्टर में रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है, आपको उसको चेक करना है विद द एक्चुअल सिक्योरिटीज इशूड ऑन अ डेली बेसिस। उस रिकंसिलिएशन से ये पता चलेगा कि जो रिकॉर्ड मैंने मेंटेन करे हैं क्या वो एक्चुअल सिक्योरिटीज के साथ मैच करते हैं या नहीं करते, और ये हर रोज होना चाहिए, डेली बेसिस पर होना चाहिए, ताकि जो भी मिस्टेक्स हैं वो उसी दिन पकड़ी जा सके। कनेक्टिविटी, हर इशुअर को एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है डिपॉजिटरी के साथ। इशुइंग कंपनी का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसके साथ होगा? डिपॉजिटरी के साथ होगा। उसको हर टाइम कनेक्टिविटी मेंटेन करके रखनी है विद द डिपॉजिटरी। Then comes information. Every issuer shall give information to the depository about dates of AGM. जो भी issuing company की annual general meetings हो रही हैं, या फिर board meetings हो रही हैं, या फिर any other types of meetings हो रही हैं, या फिर debentures किस टाइम किस डेट पर रिडीम होने हैं, और ऐसी ही कुछ जानकारी सब प्रदान की जाएगी issuing कंपनी द्वारा। किसे? डिपॉजिटरी को। ऑडिट, हर इशुइंग कंपनी को अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी है क्वार्टरली बेसिस पर, एवरी 3 मंथ्स। क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, तो क्वार्टरली बेसिस आफ्टर एवरी 3 मंथ्स जो भी ऑडिट रिपोर्ट है उसे सबमिट करना है। किसे? स्टॉक एक्सचेंज के पास सबमिट करना है। और वो ऑडिट रिपोर्ट
किसके द्वारा ऑडिट की जानी चाहिए? बाय अ क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट। सो दीज आर सम सेबी रेगुलेशंस। किसके लिए हैं ये? दीज रेगुलेशंस आर फॉर द इशूइंग कंपनी, जिसे आप इशूअर कहते हैं। एंड दिस इज द लास्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। दिस इज द डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी क्या है? डिपॉजिटरी इज अ फर्म जहां पर जो सिक्योरिटीज हैं, इन्वेस्टर्स की जो सिक्योरिटीज हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड किया जाता है, जस्ट लाइक अ बैंक। जैसे बैंक है उसी तरीके से डिपॉजिटरी है। और जैसे बैंक में आप मनी होल्ड करते हो डिजिटल फॉर्म में, उसी तरीके से डिपॉजिटरी के पास आप सिक्योरिटीज डिपॉजिट करते हो इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो ये एक ऐसी फर्म है जिसके पास इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटीज होल्ड की जाती है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इट कैरीज आउट ट्रांजेक्शन्स इन सिक्योरिटीज बाय मीन्स ऑफ बुक एंट्री। यहाँ पर डिपॉजिटरी में जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उन सिक्योरिटीज की फिजिकल मूवमेंट नहीं होती है, यहाँ पर बुक एंट्री के थ्रू ट्रांजेक्शन्स को अंजाम दिया जाता है। दिस सेटलमेंट सिस्टम इज नोन एज बुक एंट्री ट्रांसफर सिस्टम। इस बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस सेटलमेंट सिस्टम को आप स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम या फिर बुक एंट्री ट्रांसफर सेटलमेंट भी कहते हैं। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें, हमारे पास मेन दो डिपॉजिटरीज हैं। वन इज NSDL एंड अनदर वन इज CDSL. NSDL stands for National Securities Depository Limited and CDSL stands for Central Depository Services Limited. So these were the four constituents of a depository system. So to wind up, क्या हमने डिस्कस किया था? Let's summarize all the session. What is a depository system? Depository system वो सिस्टम है जहां पर जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको फिजिकली ट्रांसफर नहीं किया जाता, बल्कि बाय वे ऑफ बुक एंट्री सिस्टम ट्रांसफर किया जाता है। तो इससे जो पुराने सिस्टम की जो ओल्ड ट्रेडिशनल सिस्टम था, जो कि पेपर बेस्ड सिस्टम जिसे आप कहते हैं, उसकी जितनी भी शॉर्टकमिंग्स हैं वो दूर हो गई हैं। किसके थ्रू? डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू। सो डिपॉजिटरी सिस्टम के चार कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो हमने डिस्कस करे हैं। द फर्स्ट वन इज द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, the second one is the beneficial owner, the third one is the issuer and the fourth one is the depository. Okay, depository participant क्या है? जहां पर इन्वेस्टर जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाता है, उसे आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और बेनिफिशियल ओनर, डिपॉजिटरी और बेनिफिशियल ओनर के बीच का जो लिंक है उसे आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहते हैं। एंड इशूअर कौन है? इशूअर इज द इशूइंग कंपनी। जब हमने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के बारे में डिस्कस किया तो उस टाइम हमने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के ऊपर लागू हो रहे कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में डिस्कशन दी। एंड देन जब हमने इशूअर के बारे में, दैट मीन्स इशूइंग कंपनी के बारे में डिस्कस किया, उस टाइम पे हमने डिस्कस किया कि इशूइंग कंपनी के लिए क्या सेबी की रेगुलेशंस हैं। ओके, सो that's all for this session. Thanks for watching and listening. Thank you.